हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर इंग्लिश का पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश का पेपर हो चुका है बीए 4th सेमेस्टर में और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनके मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स इस पेपर का टाइटल और आपके पेपर का टाइटल नेम सेम है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप अपनी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ न कीजिए और आपका अगर टाइटल मैच कर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो फ्रेंड्स, इसका टाइटल नेम देख लेते हैं। इसका टाइटल नेम है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। क्या है? इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। अगर आपके पास बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में इंग्लिश विषय है और उसका टाइटल नेम है इंग्लिश लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, तो फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी 101% चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर बीए से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के हर सेमेस्टर वाइज हर सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिलेबस, मॉडल पेपर, मतलब के सिलेबस से लेकर एग्ज़ाम तक का सफ़र इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। सारी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। अगर आप एग्ज़ाम में टॉपर या अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस पर चाहिए। और आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपको इन क्वेश्चनों में से कितने के आंसर पता थे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं एग्ज़ाम की, इन्हें पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है अंकों व शब्दों में, और यहाँ पर आपका टाइम और मार्क्स दिए गए हैं। टाइम है आपका 1.5 घंटे और मार्क्स हैं आपके 75 मार्क्स। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए चलते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये आपको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको अनिवार्य रूप से ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको इनके बिना पढ़े आप एग्ज़ाम देंगे ना तो आपको बड़ी से बड़ी परेशानी भी भुगतनी पड़ सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है कि आपको कितने में से कितने क्वेश्चन करने हैं। आपको OMR शीट भरने में पेंसिल या फिर ब्लैक पेन या बॉल जो ब्लू पेन है उनमें से किसका यूज करना है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको पढ़ें, तभी आप अपना एग्ज़ाम दें। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और आपने एक छोटा सा काम भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि when translated blank space has to be approached as a complex system rather than as a text। तो इसका राइट आंसर हम इसके ऑप्शनों को पढ़कर देंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पोएम, सेकंड ऑप्शन है ड्रामा, थर्ड ऑप्शन है शॉर्ट स्टोरी, फोर्थ ऑप्शन है प्रोज। तो इसका राइट आंसर है पोएम। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्या राइट आंसर है इसका? पोएम। आई होप आप इन क्वेश्चनों को नोट कर रहे होंगे, और अगर आपको नोट करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो आप हमारी वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप इनको लिखकर जब याद करेंगे तो पहली दफ़ा तो आप, मैं समझा रही हूँ ऐसे समझकर यहाँ पर पढ़ाएंगे, फिर आप उन्हें लिख लेंगे जब आप उन्हें याद करेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस भी आ जाएगा ना, कि अगर मैंने समझाया, अगर आप समझे हुए को 2 बार वीडियो देखेंगे तो इससे ज़्यादा आपका बेनिफिट है आई थिंक। और अगर आपको लिखना पसंद है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आपको बताना है कि ये यहाँ पर टेंस दिया गया है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कौन सा करेक्ट है। तो इसमें सेंटेंस दिया गया है हिंदी में कि हमने नाश्ता कर लिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वी आर हैविंग अवर ब्रेकफास्ट। सेकंड ऑप्शन है वी हैड अवर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। थर्ड ऑप्शन है वी हैव टेकन अवर ब्रेकफास्ट। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है वी हैव टेकन अवर ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स आई होप आप ट्रांसलेशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा क्लियरली कि हमने नाश्ता कर लिया है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वी हैव टेकन अवर ब्रेकफास्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो आपका अगला क्वेश्चन है कि इन विच सेलिब्रेशन वॉज भीष्म साहनी गोइंग टू पार्टिसिपेट मैंसन्ड इन द स्टोरी। भीष्म साहनी जो अपनी स्टोरी लिखी है वो उस कहानी में किसका सेलिब्रेशन देखने जा रही हैं, वह क्या देखने जा रही हैं अपनी उस स्टोरी में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रिपब्लिक डे एट दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है गांधी जयंती एट दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है फैमिली फंक्शन एट दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है इंडिपेंडेंस डे एट दिल्ली। तो फ्रेंड्स, अगर आपने स्टोरीज़ को विस्तार पूर्वक पढ़ा होगा, ढंग से पढ़ा होगा, तभी आप इनका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज नॉट। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो कहानी के अंदर से पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया कि भीष्म साहनी ने कौन सी स्टोरी लिखी है या फिर वो कौन है। कहानी में अंदर घुसकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई थिंक जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वह ध्यान देंगे कि स्टोरी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। और फ्रेंड्स, मैंने इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए थे एग्ज़ाम होने से पहले। अगर आपने वो क्वेश्चन देखे होंगे तो आप एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन जो कराए हैं वो आराम से करके आए होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने जो शॉर्ट्स अपलोड किए थे उनमें वही क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मतलब जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए थे उनमें ये वाले क्वेश्चन ज़रूर थे, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की होगी तो इसमें राइट आंसर है आपका इंडिपेंडेंस डे एट दिल्ली। भीष्म साहनी ने कहाँ का वर्णन किया है अपनी स्टोरी में, कहाँ का सेलिब्रेशन देखने जा रही हैं, इंडिपेंडेंस डे एट दिल्ली में। इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन देखने जा रही हैं वह दिल्ली में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग। तो चलिए चलते हैं वीडियो के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि वो इज़ अरुण अथावले। आपको बताना है अरुण अथावले कौन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने स्टोरीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तभी आप आंसर दे सकते हैं। ये स्टोरी का कैरेक्टर नेम है अरुण अथावले, और ये अरुण अथावले कन्यादान स्टोरी का कैरेक्टर है। तो आपको बताना है कि अरुण अथावले कौन है, यानी अरुण अथावले कन्यादान स्टोरी में कौन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राइटर एंड पोइट है, सेकंड ऑप्शन है अ दलित मैन है, थर्ड ऑप्शन है ज्योतिष हस्बैंड है, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। कन्यादान स्टोरी बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय वाली और एकदम हमारी लाइफ से रिलेटेड स्टोरी है। उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार जो ऊंची जाति के लोगों ने नीची जाति के लोगों पर जो दबाव बनाया था पहले, और जो नीची जाति के लोग ऊंची जाति के लोगों के दबे में रहे थे। तो ये अरुण अथावले का मानना है कि वह एक दलित बॉय है और ज्योति का हस्बैंड भी है और राइटर एंड पोइट भी है, क्योंकि वह ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो उसकी राइटर एंड पोइट भी हुआ। तो फ्रेंड्स, जो अरुण अथावले वो एक दलित बॉय है और ये ज्योति जो है वह ऊंची कास्ट की लड़की है। तो मतलब ये इससे इसलिए शादी करता है अरुण अथावले ज्योति से कि वह उससे बदला ले सके, कि वह एक नीची जाति का लड़का जो है उसके ऊपर ऊंची जाति के लोगों का क्या दबाव है, अब इसको महसूस करवाता है वो अरुण अथावले ज्योति को। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। हम कहानी में ज़्यादा अंदर ही चले गए, बट आपको समझ में आ गया होगा अरुण अथावले कौन है और इसने क्या क्या रोल निभाए हैं कन्यादान स्टोरी में। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स के विद होम पूरो वॉज गेटिंग मैरिड। तो आपको बताना है कि पूरो की शादी किससे होने वाली थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन है रामचंद्र, सेकंड ऑप्शन है रशीद, थर्ड ऑप्शन है त्रिलोक, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है रशीद। पूरो की शादी किससे होने वाली थी? रशीद से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इन मोहन राकेश आधे अधूरे वो इज सेकंड पर्सन। आपको बताना है मोहन राकेश ने जो लिखा है आधे अधूरे, जिसको इसका उपनाम कह सकते हैं आप आधे अधूरे का क्या कहते हैं, हाफ वे हाउस। तो मोहन राकेश ने जो आधे अधूरे लिखा है, तो फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो मोहन राकेश का आधे अधूरे है हाफवे हाउस जो उन्होंने स्टोरी लिखी है, उसमें सेकंड पर्सन का नाम क्या है, सेकंड पर्सन का रोल किसने निभाया है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ
इसका फर्स्ट ऑप्शन है सिंघानिया, सेकंड ऑप्शन है जगमोहन, थर्ड ऑप्शन है जुनेजा और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर महेंद्र नाथ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सिंघानिया। इसमें क्या है, सेकंड पर्सन कौन है, सिंघानिया। फ्रेंड्स अभी तक इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सब स्टोरी के अंदर जाकर पूछे गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी अंदर कैरेक्टर वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ना कि आपसे ये डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है कि मोहन राकेश ने कौन सी स्टोरी लिखी है, कि विच ऑफ द राइटर, विच इज़ द राइटर ऑफ आधे अधूरे, ऐसे नहीं पूछा जा रहा, बट उसमें अंदर जाके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपको अंदर तक पढ़ना है अच्छी तरह से। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि द ट्रेन पिक्स अप ब्लैंक स्पेस फ्रॉम तोहरी स्टेशन। फर्स्ट ऑप्शन है मीका, सेकंड ऑप्शन है आयरन, थर्ड ऑप्शन है टिम्बर, फोर्थ ऑप्शन है कोल। तो इसका राइट आंसर है कोल। यहाँ पर क्या आएगा, ब्लैंक स्पेस में कोल। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि इन वर्ड्स आई ऑफ कबीर हु कैन फाइंड द गॉड इन अ मोमेंट ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑप्शन है पंडित, सेकंड ऑप्शन है अमुल्ला, थर्ड ऑप्शन है अ प्लेराम, फोर्थ ऑप्शन है अ ट्रू स्पीकर। तो इसका राइट आंसर है पंडित। तो इसका राइट आंसर है अ ट्रू स्पीकर, क्या सॉरी सीकर, मैंने गलत पढ़ दिया, यहाँ पर आएगा अ ट्रू सीकर, इसका राइट आंसर है। इन वर्ड्स आई ऑफ कबीर वो कैन फाइंड द गॉड इन अ मोमेंट ऑफ टाइम। तो इसका राइट आंसर है अ ट्रू सीकर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि लिटरल ट्रांसलेशन इज, आपको बताना है लिटरल ट्रांसलेशन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, सेकंड ऑप्शन है फ्री ट्रांसलेशन, फोर्थ ऑप्शन है एडाप्शन, और सॉरी थर्ड ऑप्शन है एडाप्शन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि लिटरल ट्रांसलेशन क्या है। तो इसका राइट आंसर है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन इज कॉल्ड लिटरल ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉर विच नोवेल डिड भीष्म साहनी रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड। आपको बताना है कि भीष्म साहनी ने किस नोवेल के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। तो फर्स्ट ऑप्शन है तामस के लिए, सेकंड ऑप्शन है कुंतो के लिए, थर्ड ऑप्शन है झरोके के लिए, फोर्थ ऑप्शन है बसंती के लिए। तो इसका राइट आंसर है तामस के लिए उन्होंने तमस नोवेल के लिए उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। चलिए तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लैंक स्पेस इज द कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलिट्रेशन, सेकंड ऑप्शन है ट्रांसलेशन, थर्ड ऑप्शन है कोडिंग, फोर्थ ऑप्शन है डिकोडिंग। तो इसका राइट आंसर है ट्रांसलेशन आएगा यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट अ ट्रांसलेशन टूल। फर्स्ट ऑप्शन है एपेडियम, सेकंड ऑप्शन है गोपोल, थर्ड ऑप्शन है विकीपीडिया, फोर्थ ऑप्शन है गूगल ट्रांसलेटर। तो इसका राइट आंसर है विकीपीडिया। विकीपीडिया जो है वह ट्रांसलेशन टूल नहीं है। विकीपीडिया इज़ नॉट ट्रांसलेशन टूल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पठान ट्रेडर्स वर देयर इन द ट्रेन इन द स्टोरी अमृतसर आ गया। तो जो अमृतसर स्टोरी है और उसमें जो ट्रेन का वर्णन किया गया है उसमें कितने पठान बैठे हुए थे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 5। तो इसका राइट आंसर है 3 पठान बैठे हुए थे ट्रेन में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज या आर द थीम या थीम्स डिपिक्टेड इन द स्टोरी अमृतसर आ गया। तो आपको बताना है अमृतसर जो स्टोरी है उसकी क्या थीम है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनल रियोट्स, और सेकंड ऑप्शन है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, यानी पार्टीशन के वक्त का जो प्रॉब्लम डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, दुख वगैरह, उसका वर्णन किया है। तो थर्ड ऑप्शन है पेन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो उनके जो प्लेसमेंट जो चेंजेस हुए हैं, जो मतलब कि
जो पार्टीशन हुआ है इंडिया एंड पाकिस्तान का, उसका इसमें ज़्यादा वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्या है इसका राइट आंसर? ऑल ऑफ दीज। ये सभी अमृतसर आ गया स्टोरी की थीम है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज नेम ऑफ प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी द हंट। आपको बताना है जो द हंट स्टोरी है उसमें प्रोटागोनिस्ट का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धनी, सेकंड ऑप्शन है मैरी ओरियन, थर्ड ऑप्शन है मुंगरी, फोर्थ ऑप्शन है सोरनेरी। तो इसका राइट आंसर है मैरी ओरियन जो है वह द हंट स्टोरी की प्रोटागोनिस्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड महाश्वेता देवी रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। महाश्वेता देवी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था। फर्स्ट ऑप्शन है 1919 यानी 1995, सेकंड ऑप्शन है 1996, थर्ड ऑप्शन है 1998, फोर्थ ऑप्शन है 1990। तो इसका राइट आंसर है 1996। तो महाश्वेता देवी को जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था उसका सन क्या है? 1996 जो सन है वही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ट्री इज ग्राउंड मोस्टली इन टोहरी। आपको बताना है टोहरी में कौन सा ट्री ज़्यादा उगाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है साल ट्री, सेकेंड ऑप्शन है शीशम, थर्ड ऑप्शन है बेनियान, फोर्थ ऑप्शन है पीपल। तो इसका राइट आंसर है साल ट्री जो है वह टोहरी में ज़्यादा उपजाया जाता है। शीशम, बेनियान यानी बरगद, पीपल ये तीनों नहीं उपजाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आधे अधूरे यानी हाफ वे हाउस वॉज पब्लिश्ड इन। आपको बताना है आधे अधूरे जो है यानी उसका उपनाम समझ लीजिए आप, हाफ वे हाउस वह कब पब्लिश हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 1956, सेकंड ऑप्शन है 1958, थर्ड ऑप्शन है 1959, फोर्थ ऑप्शन है 1960। तो इसका राइट आंसर है 1959। तो इसका राइट आंसर 1959। ये वाला आंसर तो विकिपीडिया में बताया गया है और बुक में ज़्यादातर मैंने एक दो बुक में पढ़ा था कि आधे अधूरे जो पब्लिश हुआ है उसका डेट दिया गया है 1960 और विकिपीडिया में दिया गया है 1959। तो मुझे ये लगा कि शायद विकिपीडिया आधुनिक युग में ज़्यादा यूज किया जा रहा है तो शायद उसी का राइट आंसर माना जाएगा ज़्यादा। बुक तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं आज के ज़माने में, तो मैंने सोचा कि विकिपीडिया का ही राइट आंसर होगा बुक से ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर मैंने माना है 1959। अगर आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वहाँ पर 1959 और 1960 में से कोई सा भी आई तो आप उनमें से एक पर टिक लगा दीजिएगा। और विकिपीडिया का मानेंगे तो आपको 1959 पर लगाना है और बुक का मानेंगे तो 1960 पर लगाना है। अगर एग्ज़ाम में इन दोनों में से एक आए तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि नेम द डॉटर वू गॉट मैरिड विद मनोज इन आधे अधूरे। आपको बताना है उस लड़की का नाम बताओ जो शादी करने वाली थी, करने वाली नहीं थी, जिसने शादी की। क्या आएगा? जिसने शादी की विद मनोज इन आधे अधूरे, जिसने शादी कर ली मनोज के साथ आधे अधूरे स्टोरी मैन। तो आपको बताना है किसने मनोज के साथ शादी की थी आधे अधूरे स्टोरी मैन। तो फर्स्ट ऑप्शन है बिन्नी, सेकंड ऑप्शन है किन्नी, थर्ड ऑप्शन है सुरेखा और इसका फोर्थ ऑप्शन है वर्णा। तो इसका राइट आंसर है बिन्नी के साथ मनोज की शादी हुई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, इन विच ईयर डिड टैगोर रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। यानी रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए कब मिला था। तो दैट एवरीबडी नो दैट when got रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो चलिए चलते हैं इसके ऑप्शनों को पढ़ने में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1900, सेकंड ऑप्शन है 1912, थर्ड ऑप्शन है 1913, फोर्थ ऑप्शन है आपका 1915। तो इसका राइट आंसर है
1913। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को अवार्ड जो नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए, वो किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि विच मूवमेंट इज मेंशन्ड इन द नोवेल होम एंड द वर्ल्ड। जो होम एंड द वर्ल्ड नोवेल है उसमें किस मूवमेंट, किस आंदोलन का उल्लेख किया गया है, किस आंदोलन का मेंशन किया गया है? तो चले चलते हैं ऑप्शनों की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है खिलाफत मूवमेंट, सेकंड ऑप्शन है स्वदेशी मूवमेंट, थर्ड ऑप्शन है क्विट इंडिया मूवमेंट और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है स्वदेशी मूवमेंट का मेंशन किया गया है द होम एंड द वर्ल्ड स्टोरी में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि वो इज मॉडरेट इन हिज व्यूज इन द नोवेल होम एंड द वर्ल्ड। आपको बताना है होम एंड द वर्ल्ड में किसके व्यूज यानी किसके विचार मॉडरेट, किसके विचार आप कह सकते हैं आधुनिक युग, आप कह सकते हैं एकदम मॉडर्न टाइम के थे। तो आपको बताना है होम एंड द वर्ल्ड नोवेल में किसके विचार, किस कैरेक्टर के विचार मॉडरेट थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है निखिल के थे, सेकंड ऑप्शन है संदीप के थे, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, सॉरी थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है निखिल के। निखिल नाम का जो कैरेक्टर है उसके व्यूज़ मॉडरेट थे द होम एंड द वर्ल्ड नोवेल में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि वो कन्विंसेस विमला टू स्टील मनी फ्रॉम हर हस्बैंड। आपको बताना है किसने कन्विंस किया था विमला को टू स्टील चुराने को मनी पैसे फ्रॉम हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड से। तो आपको बताना है किसने, किस कैरेक्टर ने विमला को फोर्स किया था, किसने कन्विंस किया था कि वह अपने पति के पैसे चुराए। तो फर्स्ट ऑप्शन है निखिल ने कन्विंस किया था, सेकंड ऑप्शन है रशीद ने, थर्ड ऑप्शन है अरुण अथावले ने, फोर्थ ऑप्शन है संदीप ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संदीप। क्या है? संदीप। और ये जो है कि अरुण अथावले और रशीद, ये तो इसके कैरेक्टर ही नहीं है, बट बात वही है ना बच्चों को कंफ्यूज करने वाली। तो आपको बड़े ही ध्यान से याद करना है, आपको एकदम याद रखना है किस स्टोरी का कौन कौन कैरेक्टर है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो राइट आंसर होगा उसको तो मतलब वो तो एक ही होगा राइट आंसर, तो जिस स्टोरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका बस वही आंसर लेगा, जो राइट आंसर है वही ऑप्शन में लेगा और बाकी के ऑप्शन वो देगा जो उस स्टोरी का कैरेक्टर है ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको मतलब ध्यान रखना है, काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ के जाना है कि आपको याद रहे कि किस स्टोरी का कौन सा कैरेक्टर है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि कौन सा आधे अधूरे का है, कौन सा होम एंड द वर्ल्ड का है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसका आपका अगला क्वेश्चन है कि वो एबडक्टेड पूरो। तो आपको बताना है पूरो का अपहरण किसने किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है रसीद ने, सेकंड ऑप्शन है रामचंद्र ने, थर्ड ऑप्शन है मोहनलाल ने, फोर्थ ऑप्शन है त्रिलोक ने। तो इसका राइट आंसर है रशीद ने पूरो का अपहरण किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन विच ईयर डिड अमृता प्रीतम रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड। आपको बताना है साहित्य अकेडमी अवार्ड अमृता प्रीतम ने कब पाया था, कब उनको पुरस्कार मिला था। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1955, सेकंड ऑप्शन है 1956, थर्ड ऑप्शन है 1957, फोर्थ ऑप्शन है 1958। तो इसका राइट आंसर है 1956। इन विच में आएगा 1956 ईयर डिड अमृता प्रीतम रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड। उनको 1956 में, अमृता प्रीतम जी को 1956 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज और आर इज या आर व्हाट इज या आर द थीम्स ऑफ पिंजर रिटन बाई अमृता प्रीतम। आपको बताना है जो पिंजर जो स्टोरी है वह अमृता प्रीतम ने लिखी है, तो उसकी आपको थीम बतानी है। समझ लो कितने अंदर जाके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनल एनिमिटी,
सेकंड ऑप्शन है पैंग्स ऑफ पार्टीशन। थर्ड ऑप्शन है रशीद्स फैमिली एनिमिटी। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सभी की सभी पिंजर कहानी अमृता प्रीतम द्वारा जो लिखी गई है, ये सभी उसके थीम हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वो ट्रांसलेटेड आंसू इन इंग्लिश विद द टाइटल द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। आपको बताना है वो ट्रांसलेटेड किसने ट्रांसलेट किया था आंसू को इन इंग्लिश अंग्रेजी में विद द टाइटल के साथ द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। तो आपको बताना है किसने आंसू को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था और टाइटल नेम है द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गायत्री स्पिवक, और सेकंड ऑप्शन है चार्ल्स एस जे वाइट, थर्ड ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और फोर्थ ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स एस जे वाइट ने आंसू को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी स्टैंजास आर देयर इन द आंसू। आपको बताना है आंसू में कितने स्टैंजा हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1000 नहीं 190, सेकंड ऑप्शन है 17 और थर्ड ऑप्शन है 170 और फोर्थ ऑप्शन है 19। तो इसका राइट आंसर है 190, 190 स्टैंजा हैं आंसू में। अगला क्वेश्चन है आपका कि रोमांटिक एज इन हिंदी लिटरेचर नोन एज। आपको बताना है हिंदी लिटरेचर में रोमांटिक एज को किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भक्ति युग, सेकंड ऑप्शन है रीतिकाल, थर्ड ऑप्शन है छायावादी युग, फोर्थ ऑप्शन है प्रगतिवादी युग। तो इसका राइट आंसर है आपका छायावादी युग। रोमांटिक एज को हिंदी लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में रोमांटिक एज को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है छायावादी युग को। अगला क्वेश्चन है आपका, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन फॉलोइंग लाइन। आपको बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस लाइन में यूज हुआ है। तो लाइन है स्प्रेड आउट लाइक स्टार फॉग। इसका मतलब निकालने से पहले इसमें एक वर्ड आ गया लाइक। तो ये लाइक किस में आता है, एवरीबडी नो। इसका राइट आंसर है सिमली। क्या है इसमें, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि आंसू इज रिटन इन ब्लैंक स्पेस स्टेंजा फ्रॉम। आपको बताना है आंसू जो है वह किस फॉर्म में लिखी गई है। सेस्टेट है कि क्वाड्रेंट है कि ऑक्टेव है और फोर्थ ऑप्शन है कपलेट है। तो इसका राइट आंसर है क्वाड्रेंट। आंसू जो स्टोरी है वह किस फॉर्म में लिखी गई है, क्वाड्रेंट के फॉर्म में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय एविड ऑफ कबीर। फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूमन साउल एंड गॉड, सेकंड ऑप्शन है वननेस ऑफ ह्यूमन साउल एंड गॉड, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आपका वननेस ऑफ ह्यूमन साउल एंड गॉड। कबीर के मत में, कबीर जो हैं उनके अर्थ में एवेटेड वेड का क्या मतलब है। तो उनकी तरफ से मतलब है कि वननेस ऑफ ह्यूमन साउल एंड गॉड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, टेल मी ओ स्वान योर एंशियंट टेल इन अबोव लाइन स्वान इज सिंबल ऑफ। आपको बताना है यहाँ पर जो स्वान वर्ड लिया गया है वह किसका यहाँ पर सिंबल दिखाया गया है, यानी स्वान किससे बोला गया है। तो ये जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मैन, सेकंड ऑप्शन है वुमेन, थर्ड ऑप्शन है साउल, फोर्थ ऑप्शन है गॉड। तो इसका राइट आंसर है साउल को स्वान के नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया है, यानी टेल मी ओ स्वान, मुझे बताओ स्वान यानी आत्मा। तो इसमें वही सब कुछ बताया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास पोइट्री इज़ अ सेवर कमेंट अप ऑन सही तो पढ़ा है। फर्स्ट ऑप्शन है कास्टिज्म, सेकंड ऑप्शन है कम्युनलिज्म, थर्ड ऑप्शन है रिलीजियस ऑस्टेनेशन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है कबीर की जो पोइट्री है उन मतलब वो कौन है, वह किसके बारे में ज़्यादा बताते हैं, किसके बारे में ज़्यादा वो लिखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मतलब जैसे कि राइटर के बारे में पूछा जाता है कि वह रोमांटिक एज में है कि विक्टोरियन एज में, उसी तरह आप इसको समझ लीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। वह रिलीजियस ऑस्टिकिज्म भी हैं, कम्युनलिज्म भी हैं, कास्टिकिज्म भी हैं, वह इन तीनों के बारे में लिखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास जी वॉज ब्राउट अप बाय। आपको बताना है कबीर दास जी ब्राउट अप बाय, आप इसका मतलब समझिए कि कबीर दास जी का पालन पोषण किसने किया, मतलब उनका पालन पोषण किसने किया। तो एवरीबडी नो दैट किसने उनका पालन किया था, पालन पोषण किया था। तो आइए जानते हैं ऑप्शनों को पढ़कर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वीवर कपल, ब्राह्मण कपल, थर्ड ऑप्शन है अ विडो, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है अ वीवर कपल। जो जुलाहा और नीडू, जो ये जुलाहा कपल था और जो नीरू और नीमा नाम के ये कपल थे। जुलाहा आप कह सकते हैं कास्ट ही होगी शायद उनकी जुलाहा, और उन कपल का नाम था नीरू और नीमा। उन्हीं पति पत्नी ने इनका पालन पोषण किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि द फोर्थ मैन जुनेजा सेज फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वुमेन इन आधे अधूरे। आपको बताना है द फोर्थ पर्सन, चौथा मैन जुनेजा ने कहा स्टेटमेंट। आपको बताना है कि जुनेजा जो फोर्थ पर्सन है आधे अधूरे में, उसने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वह जुनेजा ने किसके बारे में बोला है। तो चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, देन इसका आंसर भी पता करते हैं। स्टेटमेंट है ही इज़ वीक बट नॉट दैट वीक, ही इज़ अटैच्ड टू यू बट नॉट दैट। तो इसका राइट आंसर पता करने से पहले इसके ऑप्शनों को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जगमोहन, सेकंड ऑप्शन है महेंद्र नाथ, थर्ड ऑप्शन है सिंघानिया, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है महेंद्र नाथ के बारे में जुनेजा ने यह स्टेटमेंट दिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फ्लूट वूज म्यूजिक थ्रिल्स विद मी, या फिर मी विद जॉय। तो आपको बताना है कि इसका ऐसे मतलब निकला है कि जैसे कि जो बांसुरी का म्यूज़िक है वह हमें आनंद देता है, तो वह ये कौन सा आनंद है, तो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कास्टिकिज्म का है, सेकंड ऑप्शन है मिस्टिकिज्म का है, थर्ड ऑप्शन है कम्युनलिज्म का है, और फोर्थ ऑप्शन है नेचुरलिज्म का है। तो इसका राइट आंसर है किसका, ये मिस्टिकिज्म का ये आनंद है। अगला क्वेश्चन है आपका कि द वर्ड ट्रांसलेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्लैंक स्पेस लैंग्वेज। अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा भी तो इसका राइट आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं भी तो जान पाऊँ आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स की। नहीं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंच, सेकंड ऑप्शन है ग्रीक, थर्ड ऑप्शन है लैटिन, और फोर्थ ऑप्शन है इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर है लैटिन। जो ट्रांसलेशन वर्ड है वह किस भाषा का है, लैटिन का। अगला क्वेश्चन है आपका इंडिया इज़ अ ब्लैंक स्पेस कंट्री। आपको बताना है इंडिया कैसी कंट्री है। फर्स्ट ऑप्शन है मल्टीलिंगुअल, सेकंड ऑप्शन है मल्टीकल्चरल, और थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि अगर इंडिया में मल्टी कल्चरल पाई जा रही हैं तो मल्टी लैंग्वेज भी पाई जाएंगी। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब मैं बना लूँ ना
सो तू बनाते रही तूने मैं झोरे में सड़ा मैं तो पहले कह रहा देख तो अबे मैंने ना सड़ा, मैं देख तो बात सड़ा क्या है पर तू बता दिया करना आ तो रही है, ऐसा लग रहा मतलब अच्छी चीज सड़े हो गए। देख मैं जाना बना लूँ मैं सो तू बनाते रही हो हैं और मैंने हाँ जा जा एड तू तब करिए जो जैसे तुम मना लगता तो रखना हो पानी या फिर तो चल अब ऐसे 66 है तो ऐसा करो मैं बना लूँ तो सही तो ऐड करो दद्दी हो जाए तो रह जाओगी 70-75 सही तो पक करते रहिए समझाता हूँ सही फिर तुम्हें समझाऊँ तुम्हें 7 बजे तुम्हें फोन दे दी सही फिर मैं कर लूँगी पका हैं तो अब मुझे ज़्यादा ही काम कर लेते बस हैं नहीं वहाँ सही ना है ऐसे ज़्यादा का वो पिदावा वो छोरा का बताते कह रहा हूँ मतलब हैं और अधिकार जाए के बाद में बहु काम करना तो तेल बहु काम है चल मैं फोटो तो खींच दूँगा एडिट कर दूँगा बस तो वो कॉमेडी बनाने के लिखे हैं तो भैया जा आवाज मत कर रहा है टाइम है तेरे का ही बना दूंगा अभी नहीं बनाऊँ तो वो मैं तो सब बताऊंगी मैं अपना खुद कर लूंगी तू अपने पर ध्यान दे बस हाँ मैं तो अच्छी करूँगा हाँ मत कर हाँ चलो चुप रहा है ना हैं जी तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको बताना है यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है उसका अर्थ क्या है। तो सेंटेंस है इट इज़ नो यूज़ कॉस्टिंग पियर्स बिफोर स्वाइन। तो फ्रेंड्स ये जो है वह एक सेंटेंस है ही नहीं है। आप ये बोलेंगे सेंटेंस नहीं है तो फिर ये क्या है। फ्रेंड्स ये सेंटेंस नहीं है। अगर हम इसको सेंटेंस की तरह उसका अर्थ निकालेंगे उसका और निकल रहा है और अगर हम इसका आइडियम्स एंड फियर्स देखेंगे तो इसका अलग मतलब निकल रहा है। तो फ्रेंड्स ये है आइडियम्स एंड फ्रेज। क्या है आइडियम्स यानी आप कह सकते हैं हिंदी में कहते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ये वही है। क्वेश्चन है कि इट इज़ नो यूज कॉस्टिंग पियर्स बिफोर स्वाइन। तो इसका राइट आंसर है भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं होता। ये स्टेटमेंट ये मुहावरा काफ़ी प्रचलित है। आजकल मतलब डे बाई डे सुनते ही रहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं होता। तो ये आइडियम्स है ये ऐसे अर्थ करने से पल्ले नहीं पड़ेगा। आपको थोड़ा सा लर्न ही करने पड़ेंगे आइडियम्स ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा इसको कर पाएँ और एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आइडियम्स के। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन। तो ये भी यहाँ पर आइडियम्स है। आपको इसका अर्थ बताना है इंग्लिश में। तो इसका हिंदी में है जैसा देश वैसा भेष। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। सेकेंड ऑप्शन है वाइल इन इंडिया डू एज द इंडियंस डू। थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ द एबव और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू यानी जैसा देश वैसा भेष। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन। ये भी आइडियम्स है। आप ये बोलेंगे ये कहाँ से एग्जाम में आ गए बट फ्रेंड्स आपको यू विल हैव टू स्टडी बिकॉज यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको आइडियम्स से। तो आपको ज़रूरी इनको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हिंदी में पूछा गया है मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। तो इसका राइट आंसर जाने से पहले इनका ऑप्शन पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ओ सर्वेंट वेयर डोस्ट थू सीक मी। सेकेंड ऑप्शन है ओ मैन वेयर आर यू सर्चिंग मी। थर्ड ऑप्शन है वेयर आर यू सर्चिंग मी मैन। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ओ सर्वेंट वेयर डस्ट डज नॉट थो सीक मी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर अपीयर्स इन द प्ले आधे अधूरे हाफ वे हाउस। आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टर है जो आधे अधूरे हाफ वे में दिखाई देता है। यानी कि इन ऑप्शनों में 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो हाफ वे हाउस के स्टोरी के कैरेक्टर नहीं हैं और एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि वो इस कैरेक्टर ऑफ आधे अधूरे स्टोरी। तो इनका ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जयप्रकाश, सेकंड ऑप्शन है ज्योति, थर्ड ऑप्शन है सेवा, फोर्थ ऑप्शन है
सावित्री। तो इसका राइट आंसर है सावित्री जो कैरेक्टर है वह आधे अधूरे का कैरेक्टर है। और ये जयप्रकाश, ज्योति, सेवा, दीज आर नॉट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी आधे अधूरे, क्योंकि फ्रेंड्स बिकॉज दीज आर कैरेक्टर ऑफ कन्यादान स्टोरी। वो इज राइट क्या कहते हैं, जयप्रकाश। वो कन्यादान स्टोरी के ये तीनों हैं जो हैं वो कैरेक्टर हैं, जयप्रकाश, ज्योति एंड सेवा। ये तीनों कैरेक्टर कन्यादान स्टोरी के हैं। और ये जो सावित्री है वह आधे अधूरे की कैरेक्टर है। ये इसकी और ये जयप्रकाश, ज्योति, सेवा ये आधे अधूरे कैरेक्टर नहीं है, बिकॉज दीज आर कैरेक्टर ऑफ द कन्यादान स्टोरी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि द प्ले आधे अधूरे यानी हाफ वे हाउस ओपन्स इन 1960 विद। आपको बताना है जो आधे अधूरे हाफ वे हाउस जो है स्टोरी वह 1960 में किस टाइटल नेम के साथ खुला था। इसका यही मतलब है, आपको बताना है किस टाइटल नेम के साथ वह ओपन हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है मैन इन अ ब्लैंक सूट, सेकंड ऑप्शन है मैन इन अ वाइट सूट, थर्ड ऑप्शन है मैन इन अ रेड सूट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है मैन इन अ ब्लैंक सूट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि whom does बिन्नी एलोप एंड मैरी विद इन द प्ले आधे अधूरे हाफवे हाउस। आपको बताना है बिन्नी और मैरी किसके साथ एलोप करती हैं आधे अधूरे में। तो इसका ऑप्शन है जुनेजा, सेकंड ऑप्शन है जगमोहन, थर्ड ऑप्शन है मनोज और फोर्थ ऑप्शन है अशोक। तो इसका राइट आंसर है मनोज। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर अपीयर्स इन द प्ले कन्यादान। आपको बताना है कौन से कैरेक्टर हैं जो कन्यादान प्ले में दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है महेंद्र नाथ, सेकेंड ऑप्शन है अरुण अथावले, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है अरुण अथावले जो है वह कन्यादान स्टोरी का पात्र है। महेंद्र नाथ इज़ नॉट अ कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले। आई थिंक आपको राइट आंसर पता चल गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ ऑफ विच पोएट द प्ले कन्यादान इज सपोज्ड टू बी बेस्ड। आपको बताना है जो कन्यादान है, जो कन्यादान स्टोरी है वह किसके ऊपर बेस्ड है, वह किसके ऊपर लिखी गई है। तो जानते हैं किसके ऊपर लिखी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है नामदेव धासल, सेकंड ऑप्शन है रामदेव धासल और फर्स्ट है नामदेव, सेकंड है रामदेव और थर्ड ऑप्शन है कामदेव और फोर्थ ऑप्शन है सामदेव। अब आप देव ही देव पढ़ोगे, नामदेव, रामदेव, कामदेव, सामदेव। तो इसका राइट आंसर है नामदेव धसाल जो है नेम, नामदेव धसाल जो है उसके ऊपर कन्यादान स्टोरी लिखी गई है, ऐसा माना जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट अपीयर इन द नोवेल पिंजर द स्केलेटन। आपको बताना है जो नोवेल है पिंजर उसमें कौन सा कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है, कौन सा कैरेक्टर नहीं दिखाई देता। तो चलिए चलते हैं ऑप्शनों को पढ़ने। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोहनलाल, सेकंड ऑप्शन है तारा, थर्ड ऑप्शन है पंडित कालीनाथ और फोर्थ ऑप्शन है त्रिलोक। तो इसका राइट आंसर है पंडित कालीनाथ जो है वह इसका कैरेक्टर नहीं है, ये इसमें दिखाई नहीं देता। बाकी के ये जो हैं मोहनलाल, तारा, त्रिलोक ये तीनों कैरेक्टर पिंजर के हैं, बट पंडित कालीनाथ ये इसका कैरेक्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ RBMT फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है RBMT की फुल फॉर्म बताना है आपको।
तो फर्स्ट ऑप्शन है रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, सेकंड ऑप्शन है रॉयल्टी बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, थर्ड ऑप्शन है रेडियो बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, फोर्थ ऑप्शन है रेस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन। तो इसका राइट आंसर है रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन। आर से रूल, बी से बेस्ड, एम से मशीन, टी से ट्रांसलेशन। इट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ RBMT। अगला क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई द राइट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको राइट स्टेटमेंट पर टिक लगाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लिटरल ट्रांसलेशन इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट ट्रांसलेशन और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। तो ये सही है, हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि लिटरल ट्रांसलेशन है वह डायरेक्ट ट्रांसलेशन के नाम से भी जाना जाता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन तो एकदम सही है। और चलिए चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। आपका सेकंड ऑप्शन है कि यहाँ पर पेपर में थोड़ी गड़बड़ थी, यहाँ पर था 4 और यहाँ पर आना चाहिए फ्री, क्योंकि फुल ट्रांसलेशन तो कोई टाइप होता ही नहीं ट्रांसलेशन का, तो यहाँ पर आएगा फ्री। फ्री ट्रांसलेशन इज़ ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव ट्रांसलेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, फुल ट्रांसलेशन है जो है वह क्रिएटिव ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ द एबव। यानी आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट स्टेटमेंट पर टिक लगाइए, तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये लिटरल ट्रांसलेशन वाला भी ठीक है और फ्री ट्रांसलेशन वाला भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि कबीर वॉज बोर्न नियर। आपको बताना है कबीर कहाँ पैदा हुए या फिर किसके पास पैदा हुए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है उज्जैन, सेकंड ऑप्शन है मगध, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रयाग और फोर्थ ऑप्शन है बनारस। तो फ्रेंड्स एवरीबडी नो दैट वेयर वॉज कबीर बोर्न। तो इसका राइट आंसर है बनारस में कबीर का जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि वो वॉज द गुरु ऑफ कबीर। आपको बताना है कबीर के गुरु कौन थे या फिर कबीर गुरु का नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी रामानंद, सेकंड ऑप्शन है रामानुजा, थर्ड ऑप्शन है नारायण गुरु, फोर्थ ऑप्शन है बसवना। तो इसका राइट आंसर है स्वामी रामानंद जो है वह कबीर के गुरु थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि द गार्डन ऑफ लोनलीनेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स। आपको बताना है द गार्डन ऑफ लोनलीनेस जो है वह उसकी थीम क्या है, वह किस पर बेस्ड है या फिर उसकी थीम क्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है द ब्यूटी ऑफ द गार्डन, सेकंड ऑप्शन है पेट्रियोटिज्म, थर्ड ऑप्शन है सोशल एलियंटेशन, फोर्थ ऑप्शन है पैंग्स ऑफ सेपरेशन एंड लॉन्गिंग। तो इसका राइट आंसर है कि उसकी थीम है पैंग्स ऑफ सेपरेशन एंड लॉन्गिंग। आप इसका एक तरह से मतलब निकाल सकते हैं कि मिलने की इच्छा, प्रियतम से मिलने की इच्छा, यही द गार्डन ऑफ लोनलीनेस की थीम है। बाकी के ये राइट आंसर नहीं है, डी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका वो हैज़ सेड। किसने कहा दीज वर्ड, किसने ये वर्ड कहे इन द होम एंड द वर्ड में। आपको बताना है किसने ये वर्ड कहे थे द होम एंड द वर्ड स्टोरी में। और ये वर्ड है यानी ये सेंटेंस है दैट आई हैड रॉब्ड माई हाउस, आई हैड रॉब्ड लूटा, मतलब मैंने अपना घर लूटा है। और आई हैड रॉब्ड माई कंट्री, मैंने अपना देश लूटा है। तो इसको आपको बताना है कि द होम एंड द वर्ड में ये किस कैरेक्टर का कहना है कि मैंने अपना घर और कंट्री लूटा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बिमला, सेकंड ऑप्शन है बारा रानी, थर्ड ऑप्शन है निखिलेश और फोर्थ ऑप्शन है इसमें फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वैसे चलो रहने दो, फोर्थ ऑप्शन नहीं इसमें दिखाई दे रहा। तो वैसे इसका राइट आंसर है आपका बिमला। बिमला जो कैरेक्टर है उसका ये कहना है। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि
और फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बात मैं आपसे ये पूछ लूँ कि मैंने आपको अभी जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, आपको इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर पता आते हैं? तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले आप कितनी तैयारी में डूबे हुए हैं। और फ्रेंड्स ये भी बताइए कि आपको जो मैं आपको बताती हूँ, जो मैं आपको समझाती हूँ, वो आपको क्लियरली समझ में आता है कि नहीं। अगर आता है तो बताइए और ना आता है तब भी आप आंसर दीजिए। क्या पता अगर आपका आंसर ये हो कि नहीं आता है तो शायद मैं अपनी जो आप मेरा टीचिंग का वे है मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं। तो फ्रेंड्स जब ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी डज बिमला गिव टू संदीप। आपको बताना है कि जो बिमला ने संदीप को कितने रुपए दिए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5000 रुपीज़, सेकेंड ऑप्शन है 6000 रुपीज़, फोर्थ ऑप्शन है 7000 रुपीज़, फोर्थ ऑप्शन है 10,000 रुपीज़। तो इसका राइट आंसर है 6000 रुपीज़। बिमला गिफ्ट टू संदीप 6000 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है आपका, बिमला ने संदीप को कितने रुपए दिए थे? 6000। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ TL सिग्निफाइज। आपको बताना है ट्रांसलेशन की जो स्टडी है उसमें TL का क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टारगेट लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन है टर्म लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसलेशन लैंग्वेज और फोर्थ ऑप्शन है टफ लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर है टारगेट लैंग्वेज। जो ट्रांसलेशन की जो स्टडी है उसमें TL किस लिए स्टैंड है? टारगेट लैंग्वेज का वो मतलब बोध कराते हैं। TL का मतलब है उसमें टारगेट लैंग्वेज। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि फ्री ट्रांसलेशन आर आइडियल फॉर। फ्री ट्रांसलेशन कह सकते हैं कि फ्री ट्रांसलेशन किसके लिए है या फिर उनका किसके लिए यूज़ किया जाता है या फिर वो क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लीगल टेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन है साइंटिफिक टेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन है टेक्निकल टेक्स्ट और फोर्थ ऑप्शन है लिटरेरी टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर है लिटरेरी टेक्स्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी रीजनल लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे भारत के संविधान में कितनी रीजनल कितनी धार्मिक भाषाओं का कितनी धार्मिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है या फिर हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 19, सेकंड ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है 21, फोर्थ ऑप्शन है 22। तो एवरीबडी नो दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाओं की मान्यता है, कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि द नोवेल पिंजर वॉज ओरिजिनली रिटन इन। जो पिंजर नोवेल है वह ओरिजिनल किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गुजराती, सेकंड ऑप्शन है मराठी, थर्ड ऑप्शन है तेलुगु, फोर्थ ऑप्शन है पंजाबी। तो इसका राइट आंसर क्या है? पंजाबी में। ओरिजिनल यानी ओरिजिनली वो किस में लिखा हुआ है? पंजाबी में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि द ट्रांसलेटेड वर्क द होम एंड द वर्ड वॉज डन बाई। जो ट्रांसलेशन करने का जो वर्क है द होम एंड द वर्ड स्टोरी का जो ट्रांसलेशन करने का जो वर्क है वह किसने संपन्न किया है, वह किसने उसको ट्रांसलेट किया है। तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर को जानने से पहले इनके ऑप्शनों को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है निरुपमा दत्त, सेकंड ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ टैगोर, थर्ड ऑप्शन है जेरी पिंटो, फोर्थ ऑप्शन है गायत्री स्पिवक। तो इसका राइट आंसर है सुरेंद्रनाथ टैगोर ने द होम एंड द वर्ड का ट्रांसलेशन वर्क कंप्लीट किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि वो इज़ द ज़मींदार इन द नोवेल होम एंड द वर्ड। आपको बताना है होम एंड द वर्ड जो नोवेल है उसमें ज़मींदार का नाम क्या है, कौन ज़मींदार है। फर्स्ट ऑप्शन है अमूल्या, सेकंड ऑप्शन है संदीप, थर्ड ऑप्शन है निखिलेश, फोर्थ ऑप्शन है
चंद्रनाथ। तो इसका राइट आंसर है निखिलेश जो है वह हु मेड द वर्ल्ड में जमींदार है। अगला क्वेश्चन है आपका, वो हैज़ ट्रांसलेटेड द सॉन्ग्स ऑफ कबीर इनटू इंग्लिश। जो कबीर के सॉन्ग आप कह सकते हैं, जो कबीरदास जी के लिखे हुए जो दोहा हैं वो इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किए हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है महाश्वेता देवी, सेकंड ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड ऑप्शन है महेश दत्त, फोर्थ ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो राइटर हैं उन्होंने कबीरदास जी के दोहों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट एम आई सेइंग। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर आ गया आपको बताना है अमृतसर आ गया इसकी थीम क्या आप कह सकते हैं, ये क्या है, इसका फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट स्टोरी, सेकंड ऑप्शन नोवेल, थर्ड ऑप्शन है ड्रामा और फोर्थ ऑप्शन है पोयम। तो इसका राइट आंसर है शॉर्ट स्टोरी। जो अमृतसर आ गया ये क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज़ नॉट रिटन बाय विजय तेंदुलकर। आपको बताना है कौन से प्ले हैं, कौन से नाटक हैं जो विजय तेंदुलकर राइटर द्वारा लिखे गए नहीं हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कन्यादान, सेकंड ऑप्शन है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, और आपका थर्ड ऑप्शन है घोसीराम कोतवाल, और फोर्थ ऑप्शन है द ब्लाइंड इपोक। तो इसका राइट आंसर है द ब्लाइंड इपोक। जो प्ले है वह विजय तेंदुलकर द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका कि वो इज़ द चीफ प्रोटागनिस्ट ऑफ कन्यादान। आपको बताना है चीफ प्रोटागनिस्ट कौन है कन्यादान में। चीफ कह लो या फिर डायरेक्ट प्रोटागनिस्ट ही कह लो, मतलब तो सेम ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेवा, सेकंड ऑप्शन है नाथ देवालिकर, थर्ड ऑप्शन है अरुण अथावले, फोर्थ ऑप्शन है जयप्रकाश। तो इसका राइट आंसर है अरुण अथावले। कौन है? अरुण अथावले। और फ्रेंड्स वैसे रियल में देखा जाए ना तो कन्यादान स्टोरी का प्रोटागनिस्ट होना चाहिए ज्योति, क्योंकि फ्रेंड्स ज्योति के ऊपर ना पूरी कहानी है। ज्योति की शादी अरुण अथावले से होती है, तो आई थिंक ज्योति इज़ बेस्ट प्रोटागनिस्ट ऑफ कन्यादान। और अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें तो अरुण अथावले आता है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन में ज्योति नहीं है, तो हम अरुण अथावले का सही आंसर मानेंगे। अरुण अथावले जो है वह प्रोटागनिस्ट है कन्यादान का। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है इसका राइट आंसर अरुण अथावले। और अगर वैसे देखा जाए कहानी के अकॉर्डिंग, कहानी पढ़ के जब इसका आंसर दिया जाए तो इसका राइट आंसर होगा ज्योति, जो कि इसके ऑप्शन में नहीं है। तो इसके दूसरे नंबर पर प्रोटागनिस्ट आता है अरुण अथावले, तो वही इसका राइट आंसर होगा। आई होप समझ गए आप। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लैंक स्पेस ट्रांसलेशन इज द ओल्डेस्ट नॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन। तो आपको बताना है कौन सा सबसे पुराना ट्रांसलेशन है, कौन सा ट्रांसलेशन है जो कि सबसे पुराना है। तो फर्स्ट है टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट, सेकंड है सेंस फॉर सेंस, थर्ड ऑप्शन है वर्ड फॉर वर्ड, फोर्थ ऑप्शन है लाइन बाई लाइन। तो इसका राइट आंसर है सेंस फॉर सेंस। मतलब कि आप कह सकते हैं जो कि लिखी नहीं जाती थी कहानियाँ जो हैं, जो ट्रांसलेशन वगैरह जो वो मतलब लिखा नहीं जाता था, एकदम मुंह से ही कर दिया जाता था। कि आप एग्जाम्पल में कैसा दूँ आप समझ जाएं कि हाँ आप ऐसे समझेंगे जैसे कि किसी ने कोई कहानी सुनाई तो वो सुनाने वाला तो सुना ही रहा है, और जो सुन रहा है वो सुन के और कहीं पर सुना दे। तो इट इज़ सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन। ये सबसे पुराना तरीका था, ट्रांसलेशन का तरीका था, क्या है ये अभी तक कि सबसे पुराना ट्रांसलेशन कौन सा माना जाता है, सेंस फॉर सेंस। आई थिंक आप समझ गए होंगे तो सेंस फॉर सेंस व्हाट इज सेंस फॉर सेंस। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लैंक स्पेस इज यूज्ड एज अ वीपन इन बोथ डॉगमेटिक एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट।
आपको बताना है क्या यूज किया जाता है डॉगमेनेटिक डॉगमेटिक आप समझ लो कट्टरपन, जो कट्टरपन होता है वही कहते हैं डॉगमेटिक। एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, राजनीतिक संघर्ष। तो इन सब के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, या फिर आप कह सकते हैं यूज़ किया जाता है मतलब कि किससे ये बढ़ जाते हैं। कट्टरपन, पॉलिटिकल संघर्ष, ये तत्व के किस तत्व की वजह से बढ़ जाते हैं, या फिर इनमें कौन सा ज़्यादा तत्व यूज किया जाता है। तो आइए चलो जानते हैं इनके ऑप्शनों को पढ़ कर। फर्स्ट ऑप्शन है थ्योरी, सेकंड ऑप्शन है लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसलेशन, फोर्थ ऑप्शन है बैटल फील्ड। तो इसका राइट आंसर है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वह उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हैं, जो राजनीतिक दंगे कह सकते हैं आप, राजनीतिक संघर्ष जो है वह किसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़ जाता है? लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। आपने कई बार न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में जो न्यूज़ चैनल उनसे सुना होगा कि जो लैंग्वेजेस हैं, जो भाषा हैं, उनके ऊपर काफ़ी चर्चा होती रहती हैं, काफ़ी बहस होती रहती है। कि जैसे कि अगर कोई गया जो हमारी जैसी बोली बोलता हो और वो पहुंच गया मराठी में और वहाँ पे अपनी भाषा में बोल कर कुछ मांग रहा है या फिर कुछ बोल रहा है, तो मतलब वहाँ पे ऐसे लड़ाई करते थे कि आप हमारे यहाँ आए हैं तो आप हमारी भाषा सीखें जब हमसे बात करें। तो यही आप कह सकते हैं कि क्या सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक दंगे का? तो इसका राइट आंसर है लैंग्वेज। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस ट्रांसलेशन। आपको बताना है कि कौन सा ट्रांसलेशन मतलब कि वन लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन किया जा रहा है वह कौन सा ट्रांसलेशन कहलाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, सेकंड ऑप्शन है प्रोनाउंसिएशन ट्रांसलेशन, थर्ड ऑप्शन है इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है इंटरलिंगुअल। क्या है? इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है आपका, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ट्रांसलेशन प्रोसेस। आपको बताना है जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस है जो टेक्नोलॉजी, उसमें जो बदलाव हो रहे हैं, बढ़िया बदलाव हो रहे हैं, उनसे ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क पड़ा है, यानी उनकी वजह से इसके प्रोसेस में क्या फ़र्क पड़ा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोर चैलेंजिंग हुआ है, क्या ज़्यादा चैलेंजिंग हुआ है? सेकंड ऑप्शन है मोर इजी हुआ है, क्या ज़्यादा इजी हुआ है? और थर्ड ऑप्शन है मोर डिफ़िकल्ट हुआ है, क्या ज़्यादा कठिन हुआ है? और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है मोर इजी। भाई जब हमें ज़्यादा टूल मिल रहे हैं, ज़्यादा हमें टूल मिल रहे हैं ट्रांसलेशन करने के, तो उससे हमारा काम मोर इजी ही होगा ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोर इजी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पिंजर द स्कल्टन एंड अदर स्टोरीज वॉज रिटन इन। जो पिंजर है वह कब लिखा गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1950, सेकंड ऑप्शन है 1949, थर्ड ऑप्शन है 1951, फोर्थ ऑप्शन है 1948। तो इसका राइट आंसर है 1950 में पिंजर जो है वह लिखा गया था। द स्टोरी ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड कवर्स द टाइम पीरियड ऑफ। आपको बताना है जो द होम एंड द वर्ल्ड जो स्टोरी है वह किस टाइम पीरियड के अंदर ही लिख गई थी, यानी कवर, यानी वो लिख गई थी, ये लिख कर तैयार हो गई थी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, वो कब से कब तक तैयार हो गई थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1907 से 1908 तक, सेकंड ऑप्शन है 1908 से 1909 तक, थर्ड ऑप्शन है 1909 से 1910 तक, फोर्थ ऑप्शन है 1910 से 1911 तक। तो इसका राइट आंसर है 1907 से 1908 तक, 1907 से 1908, यानी 2-1 साल के अंतर में ही वह लिखकर तैयार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, वो इज़ द एडिटर ऑफ कबीर द इंग्लिश राइटिंग ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। आपको बताना है जो कौन एडिटर है कबीर इंग्लिश राइटिंग ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जो
है कि द इंग्लिश, जो कबीर का जो रविंद्रनाथ टैगोर ने तो उनके दोहा को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। तो एक जो मतलब एक टाइटल है, जो एक स्टोरी है, तो उसको किसने एडिटर किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विजय तेंदुलकर, सेकंड ऑप्शन है खुशवंत सिंह, थर्ड ऑप्शन है शिशिर कुमार दास, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दैम। तो इसका राइट आंसर शिशिर कुमार दास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि भीष्म साहनी इज ओरिजिनली मतलब भीष्म साहनी कौन थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्ले राइट थी, सेकंड ऑप्शन है फिक्शन राइटर थी, थर्ड ऑप्शन है पोइट थी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ देम। भीष्म साहनी इज प्ले राइट, फिक्शन राइट, पोइट, एवरीथिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ देम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि महाश्वेता देवीज लिटरेचर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, मतलब कि महाश्वेता देवी को किस कैटेगरी का पोइट या फिर किस कैटेगरी का राइटर माना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लिटरेचर ऑफ प्रोटेस्ट का माना जाता है, सेकंड ऑप्शन है रोमांटिक लिटरेचर का माना जाता है, थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ देम, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है लिटरेचर ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्या होता है? विरोध, यानी विरोध का साहित्य। क्या है? विरोध का साहित्य। कि ये मतलब विरोध का साहित्य इनका ये कैटेगरी है, इनके राइटर की ये कैटेगरी है कि वो किस कैटेगरी के राइटर हैं महाश्वेता देवी। तो इसका राइट आंसर है लिटरेचर ऑफ प्रोटेस्ट। आपका अगला क्वेश्चन है कि कन्यादान डिपिक्ट्स द कन्फ्लिक्ट ऑफ ब्लैंक स्पेस। आपको बताना है जो कन्यादान है उसमें किसकी उसमें संघर्ष दिखाया गया है, किसकी लड़ाई झगड़ा उसमें दिखाया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अपर क्लास एंड दलित का दिखाया गया है, सेकंड ऑप्शन है अपर क्लास एंड मिडिल क्लास का दिखाया गया है, थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ देम, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है कन्यादान स्टोरी जो है उसमें अपर क्लास एंड दलित, अपर क्लास ज्योति, दलित जो है वह जो क्या कहते हैं अरुण अथावले, इन दोनों के बीच जो संघर्ष है वही इसमें दिखाया गया है, वही इसमें स्टोरी है। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके लिए, और जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनको इनके आंसर पता चल गए होंगे, और उन्होंने अपना जो एग्ज़ाम दे के आ गए हैं उन्होंने अपना मूल्यांकन भी कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स इट इज़ द लास्ट पेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स हमने आज जाने इंग्लिश के जो पेपर है उसके क्वेश्चनों का हल। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक भी देख रहे हैं, इट मीन्स आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे रही है, और आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, अच्छी भी लग रही है, मतलब आपको सब मिल रहा है इस वीडियो से जितना आपको मिलना चाहिए इंग्लिश के पेपर में। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को यहाँ तक भी सीन कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने उस दोस्त के पास जिसके पास BA 4th सेमेस्टर में इंग्लिश विषय है। और फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको अगली वीडियो किसके पेपर पर चाहिए। मैं उसकी वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।